इस एक्सप्रेस के कोर्स में आप हर एक चीज़ सीखने वाले हो। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने से लेके इसकी मदद से कंप्लीट क्रट एप्लीकेशन बनाने तक। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि आप फाइनल पे कौन-सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। तो ये फाइनल पे प्रोजेक्ट है जो मैं आपको कंप्लीटली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके समझाऊँगा कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हो, और ये कंप्लीटली यूजिंग एक्सप्रेस है। इसके अंदर हमने डेटाबेस भी इंक्लूड किया मोंगोडीबी, मतलब आप एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने वाले हो। सबसे पहले हमारे पास रहा ये नेम और ईमेल। मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे देता हूँ, मैं इसको अली दे देता हूँ और ईमेल दे देता हूँ ali@gmail.com। और जैसे मैं एंटर करूँगा या ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा तो ये यूज़र मेरे पास ऐड हो जाएगा। ये यूज़र सिर्फ यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, ये कंप्लीट मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर हो रहा है। मतलब कंप्लीट हम इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद अगर मुझे इसमें से किसी भी यूज़र को डिलीट करवाना है तो जस्ट मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये वाला यूज़र मेरे पास से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मुझे इसको अगर एडिट करवाना है तो एडिट करवाने के लिए एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। सेम ये वाला डाटा मेरे पास नेक्स्ट फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं चीज़ें चेंज करके इसको अपडेट करके ये वाला डाटा अपडेट कर सकता हूँ। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इस तरह से हम डाटा को अपडेट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट यूजिंग एक्सप्रेस है। मतलब अगर आपने अभी रिएक्ट जेएस सीखा है या रिएक्ट जेएस नहीं भी सीखा, लेकिन आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आता है और आप इसी की मदद से एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बैकएंड भी सीखें, तो बैकएंड के लिए आपके पास आता है नोड जेएस और एक्सप्रेस है। नोड जेएस अगर आप सीखना चाहते हो तो नोड जेएस की एक अलग से वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेस, जो कि नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट ये फुल स्टैक एप्लीकेशन बना के दिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी वेबसाइट देखो इंटरनेट के ऊपर, उसके अंदर मेन 4 ऑपरेशन होते हैं। क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को क्रिएट करते हैं। मतलब कोई भी हम पोस्ट सबमिट कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो डाटा हमारा क्रिएट के अंदर आता है। उसके बाद हम डाटा को रीड करवाते हैं। मतलब डाटाबेस से डाटा को हम फॉर्म के अंदर ले लें, बेशक हम उसको ले लें एक टेबल के फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है, हम डाटा को रीड करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अपडेट, कि डाटा को अपडेट कैसे करवाना है, तो वो फिर उसके बाद डिलीट। ये 4 ऑपरेशन ऐसे हैं जो बैकएंड वेब डेवलपमेंट में 80% यूज़ होते हैं। बाकी सिर्फ आपके लॉजिक्स हैं। मतलब अब कहीं पे आप कैटेगरीज को रेंडर करवा रहे हो, तो कहीं पे आप यूज़र के प्रोडक्ट्स को रेंडर करवा रहे हो, कहीं पे आप सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी वाली प्रोडक्ट दिखा रहे हो, और कहीं पे सिर्फ स्पेसिफिक जो कमेंट्स हैं वो उस पोस्ट के अंदर दिखा रहे हो। लेकिन एट द एंड आपके जो 4 ये ऑपरेशन है ये यूज हो रहे होंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इसके अलावा कोई मेथड नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छे से सीख लो, उसके बाद जस्ट आपकी लॉजिक बिल्डिंग है। जितने आप लॉजिक बेहतर कर सको, जितना ज़्यादा आप सोच सको, जितनी ज़्यादा आप कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सको, लेकिन मेन आपके उसमें जो 4 ऑपरेशन ही रहेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस कोर्स को एंड तक देखते हो और ये करंट ऑपरेशन मेरे साथ कंप्लीट करते हो, तो आप ऑलमोस्ट 50 से 60% ऑफ फुल स्टैक एप्लीकेशन आप सीखने वाले हो। तो अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को मेरे साथ स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, एक्सप्रेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी एक खाली फ़ोल्डर ले लेना है। जिस तरह से मैं एफ ड्राइव के अंदर एक खाली फ़ोल्डर लेता हूँ और इसका हम नाम रख देते हैं एक्सप्रेस। ठीक हो गया। अब हमने जब भी एक्सप्रेस का यूज़ करना है, तो इससे पहले हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 नोड जेएस और सेकंड नंबर पे हमारे पास होना चाहिए गिट बैश। ये दोनों प्लगइन्स आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। नोड जेएस के ऊपर आओगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी वेबसाइट के ऊपर आप ये डाउनलोड वाला बटन आपको नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ये डाउनलोड वाले 2 लिंक मिल रहे होंगे। ये विंडो इंस्टॉलर डॉट एमएसआई या स्टैंडर्ड बाइनरी। तो आपने डॉट एमएसआई वाले को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ऊपर ये जितनी भी सेटिंग्स है इनको एज इट इज रहने देना है। एनपीएम को चेंज नहीं करना, डॉकर को चेंज नहीं करना, किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना। एज इट इज रहते हुए आपने जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आ जाना है गिट बैश के अंदर, तो ये आपके पास डाउनलोड वाला लिंक आ रहा है, आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, आपने फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्लिक हियर टू डाउनलोड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब आप आओगे अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, जिस भी फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आपको ये 2 ऑप्शन मिल जाएँ,
ओपन गिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ओपन गिट बैश शेयर। इनमें से आपको ये दोनों ऑप्शन जब मिल जाए, अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे होगे तो आपके पास एक बटन आएगा शो मोर, उसके ऊपर क्लिक करके ये ओपन होगी। जब ये दोनों ऑप्शन आ गया तो समझ लो आपका गिट बैश इंस्टॉल हो गया। और जब आपका नोड.जेएस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने उसको चेक करना है। यहाँ पे आप लिखोगे विंडो आर और यहाँ पे आप लिखोगे cmd। यहाँ पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना और सिंपली यहाँ पे लिखना है नोड हाइफन हाइफन वर्जन। तो आपका जो भी नोड.जेएस का वर्जन इंस्टॉल होगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने लिखना है नोड डैश डैश सॉरी नोड नहीं, आपने लिखना है npm डैश डैश वर्जन, इस तरह से। तो आपका जो npm है वो भी आ जाएगा कि आपका npm पैकेज कौन सा इंस्टॉल है। जो भी आपका लेटेस्ट होगा वो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा प्रीवियस इंस्टॉल्ड है लेकिन इससे कोई तल्लक नहीं है। आप प्रॉपर्ली हर तरह का काम इसमें भी कर सकते हो। आपने जब इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके आपने इस तरह से बस चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपका ये आ गया एक्सप्रेस वाला फ़ोल्डर आ गया। अब आपने इसके साथ एक कोड एडिटर डाउनलोड करना है जिसका नाम है वीएस कोड। आपने वीएस कोड को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इससे पहले ऑलरेडी भी आपको वीएस कोड के नॉलेज बारे में काफ़ी पता होगा कि वीएस कोड क्या है, आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, जब आपने इसको भी इंस्टॉल कर लिया फिर आपने आ जाना है यहाँ पे और सिंपली राइट क्लिक करके ये आपके पास लिखा हुआ है ओपन गिट बैश शेयर, इसके ऊपर क्लिक करके आपने कोड और डॉट के साथ ओपन कर लेना है। आपका सेम ये वाला फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप वीएस कोड को ओपन करके वहां से भी आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपना फोल्डर ओपन कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ये मेरे पास ज़्यादा जूम है। इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेरे पास एक्सप्रेस वाला ब्लैंक फोल्डर ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें इसके अंदर टर्मिनल को ओपन करना है। ये मैंने टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे न्यू टर्मिनल लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर आ जाओ। अदरवाइज आप कंट्रोल और जो बैक टिक है उसको इकट्ठा प्रेस करके भी सेम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब हमने इसके अंदर अपने जो पैकेजेस हैं उनका इस्तेमाल करना है। अपने पैकेजेस का इस्तेमाल करने से पहले आपके पास वो पैकेजेस इंस्टॉल होने चाहिए। तो आपने गिट बैश के ऊपर क्लिक कर देना यहाँ पे, क्योंकि हमने गिट बैश प्लगइन का ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, फिर हम उसी का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे npm init-y। ठीक है, तो आपकी एक फाइल रेडी हो जाएगी पैकेज.json की, जिसके अंदर ये आपकी सारी पैकेज की डिटेल्स आएंगी, नेम, वर्जन, मेन, इसके बाद आपके पास स्क्रिप्ट, टेस्ट और हर तरह की फाइल। अब आपके पास मेन फाइल है index.js, तो आप यहाँ पे सिंपली आ जाओ, यहाँ पे लिखो index.js। अब सारा कोड आप इसके अंदर लिख सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे console.log लिख के इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखो हेलो और सिंपली यहाँ पे आप लिखो नोड और index.js। ठीक है, तो जो आपने कमांड लिखी होगी वो वाली कमांड आपको नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, जब आपको ये वाली कमांड आएगी इसका मतलब है आपका जो नोड जेएस है परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर आप बेशक एक्सप्रेस को इंस्टॉल करो, बेशक आप इसके अंदर जो मर्जी प्लगइन इंस्टॉल करो। अब हमने चूंकि इसके अंदर यूज करना एक्सप्रेस को, हम लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और इसी के साथ आपने एक और प्लगइन इंस्टॉल कर लेना नोडमोन। ये आपको हेल्प करेगा। आप हमें हर दफ़ा क्या होता है, एक छोटी सी भी चेंज करनी है फाइल को अगेन रन करना पड़ता है। नोडमोन क्या करता है, वो सारी हैसल बचा लेगा। जैसे हम सेव करेंगे ऑटोमेटिकली ये उसको रीलोड कर देगा। फिर हमारे पास है मोंगोज। मोंगोज को इंस्टॉल करना ज़रूरी है क्योंकि मोंगोज की ही मदद से हमने अपना जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन बनाना है। फिर ईजीएस जो हम इसके अंदर व्यू इंजन इस्तेमाल करेंगे। अभी जो जो पैकेजेस मैं आपको बोल रहा हूँ आपने इसको एज इट इज़ इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपके पास है बॉडी पार्सर। वैसे तो हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेस है इसी का बॉडी पार्सर, लेकिन हम यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं बॉडी पार्सर और इसको भी इंटर किया। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये सारे प्लगइन्स आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ये सारे पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब इन पैकेजेस को इंस्टॉल होने के बाद अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये सारी हम कंसोल हटाएंगे। हम आ जाएंगे सबसे पहले पैकेज.json के अंदर और जहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ये टेस्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे div और ये जितनी भी आपको ये लाइन आ रही सारी लाइन को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम अब लिख देंगे नोड मोन और index.js। इसका मतलब है कि जब भी मैं नोड मो मतलब सेव करूँगा तो नोड मोन मेरी जो फाइल है उसको रेंडर करवा देगा।
उसके बाद हमने इसके अंदर एडवांस जो है ना टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने। पहले हम क्या करते थे, हम कांस्टेंट लेते थे, फिर एक्सप्रेस लिखा और फिर इसको हमने इक्वल किया एक्सप्रेस के और यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसकी मैं टाइप चेंज करूंगा, टाइप इसकी मैं कर दूंगा मॉड्यूल, ये मॉड्यूल आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट करते हैं एलिमेंट्स, उसी तरह से हम यहाँ पे भी इंपोर्ट करेंगे। अब नंबर 1 हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। कि मैं एक्सप्रेस को एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर रहा हूँ। फिर मुझे मोंगोज को इंपोर्ट करना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोंगोज, इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज। फिर मुझे बॉडी पार्सर को करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर। ये तीनों जो लाइब्रेरीज हैं वो मैंने इंस्टॉल कर दी, बदल इंपोर्ट कर ली। अब ये जो एक्सप्रेस है इसको हम एक और वेरिएबल के अंदर लेंगे। हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे जिसका हम नाम रख देंगे ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब ये क्या करता है कि जो ऐप है ना वेरिएबल, इस पूरे एक्सप्रेस को इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब जब भी हमने एक्सप्रेस का इस्तेमाल करना है, हम जस्ट इस ऐप वाली वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं। हमें अगेन इस एक्सप्रेस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, कि भाई जो एक्सप्रेस हो मेरी एक बात सुनो। बात क्या सुननी है, मुझे एक पोर्ट दो 3000 वाली। 3000 वाली पोर्ट देने के बाद एक एरो फंक्शन चला दो। एरो फंक्शन के अंदर अब ये पोर्ट अगर आपकी चल जाए ना, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे शो करवा दो डन, ठीक है। जब ये शो करवा दो तो फिर मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा npm रन और div। अब ये div क्या है, ये जो आपने कमांड लिखी, अब इसके अंदर क्या है, नोडमोन मेरी इस फाइल को रन कर रहा है। मैं लिखूंगा npm रन div, सेव करा, मतलब इंटर किया, तो ये नोडमोन ने मेरे पैकेज को इंस्टॉल कर दिया और इसके अंदर जो कुछ भी था उसने मुझे यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा के दे दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमारे जो कोडिंग है वर्क कर रही है। अब डन आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है इसको, कि जब ये 3000 पोर्ट चल जाए तो मेरे पास जस्ट डन लिखा आ जाए। अब ये जो 3000 वाली पोर्ट है ना, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट पोर्ट इज इक्वल टू 3000। अब बात वही है, बस यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करेंगे। अब सम पे हमारा प्रोग्राम ज्यादा होगा, हम क्या कर रहे होंगे, हम बार बार इस तरह से नहीं कर रहे होंगे, हम ऊपर ही एक वेरिएबल के अंदर इसको डिफाइन कर देंगे। अब नीचे हम इसको दिखेंगे कि मेरा जो सर्वर है वो कहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा http डबल डॉट स्लैश स्लैश। अब चूंकि ये HTTPS नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा लोकल होस्ट, और मैं आगे यहाँ पे पोर्ट का नाम लिख दूंगा 3000, पोर्ट लिख दूंगा वेरिएबल का नाम। इसके अंदर मेरी की वह वो चल रही है। अब जैसे इसको मैंने सेव किया, मेरे पास नीचे आ गया, और नीचे ये मेरे पास प्रॉपर यूआरएल बन के आ गया कि यहाँ पे मेरी पोर्ट जो है वो चल रही है यहाँ पे, ठीक है। 3000 आ गया मेरे पास। अब आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को चला रहे हैं, किस तरह से हमारी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्क कर रही हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेंगे व्यू। अच्छा जी, जो पोर्ट है इसको हम ऊपर रहने देते हैं यहाँ पे। अब जब भी आपने कोई भी सर्वर स्टार्ट किया, आपके पास एक्सप्रेस के अंदर दो कमांड्स होती हैं, दो रिक्वेस्ट होती हैं, एक गेट रिक्वेस्ट, एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। अब जो गेट रिक्वेस्ट है ना, उसको हम किस तरह से लगाते हैं, इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट लगाते हो, मेरा होम वाला यूआरएल हो और मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो जाए। हम लिखेंगे ऐप डॉट गेट, जब मेरा गेट वाला यूआरएल हो और यूआरएल मेरा होम वाला हो, देन क्या करो, एक एरो फंक्शन चला दो। इस एरो फंक्शन के अंदर हमेशा आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो प्रॉपर्टीज रहेंगी, ये वाली। ये जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर लगा के दिखाया ना, इसके साथ मोहब्बत कर लो, क्योंकि पूरे आपने कोडिंग के अंदर इसको बार बार यूज करना है, ऐप डॉट गेट को, ऐप डॉट पोस्ट को। और इसके अंदर आप हमेशा लिखोगे ऐप डॉट गेट स्लैश, इसके बाद यूआरएल। अब मैंने लिखा जब होम वाला यूआरएल हो, मेरे पास क्या हो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। मेरे पास एक रिस्पॉन्स सेंड कर दो, क्या कर दो, आई एम होम पेज, आई एम होम। सेव किया, सेव करने के बाद अगर मैं उसको चेक करूंगा तो मेरे पास ये आज पे आ जाएगा होम। और इसको हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार जो विंडो है उसको भी ना ओपन करना पड़े। इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ, ठीक हो गया। सेव किया, अभी हमारे पास 3 पोर्ट आ रहा है, इसके बाद स्लैश दे के हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, एक हमारी यहाँ पे गलती, हमने यहाँ पे स्लैश लिखा है, हमारी स्लैश नहीं होगी, हमारे यहाँ पे होगी डबल कोलन। यहाँ पर पोर्ट हमारी इस तरह से वार करती होती है। सेव किया, अब इसको हम रिलोड करेंगे यहाँ पे, और फॉलो लिंक,
तो हम यहाँ पे प्रॉपर जैसे हम पोर्ट को रन करते होते हैं, ये हमारी स्लैश नहीं आती, ऐसे डबल कोलन और यहाँ पे आई एम हेयर, इस तरह से हम अपनी कमांड को रन करें। वो पहले मेरी भी से निकल गया, मैंने भी उसको स्लैश लगा दिया। मैंने बोला जब मेरी होम वाला यूआरएल हो तो मेरे पास आ जाए आई एम होम। लेकिन जब मैं ऐप हो, गेट रिक्वेस्ट हो और गेट रिक्वेस्ट के अंदर ऊपर यूआरएल बन जाए अबाउट वाला, देन क्या करो, देन मेरे पास सेम ये वाला फंक्शन चलाओ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, और रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या करो, प्रिंट करवा दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर प्रिंट करवा दो हेलो आई एम अबाउट, कि मेरा ये अबाउट पेज है। सेव किया। अब इस यूआरएल के अंदर स्लैश लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट, इंटर किया, मेरे पास आ गया हेलो आई एम अबाउट। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको हम रीसेट भी कर सकते हो, इसको मजीद जूम करके भी चेक कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम यूआरएल जो है उसको बना रहे हैं। अगर मैं उसको क्लोज करके आपको मजीद दिखाऊं, आपको बेटर में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसको हम मजीद छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा अभी मकसद से सीखना है यहाँ पर। ठीक है, जब अबाउट वाला यूआरएल बनेगा मेरे पास आ जाएगा अबाउट, या मेरे पास होम वाला यूआरएल बने तो मेरे पास आ जाए हेलो आई एम होम। अब ये तो हो गया कि हम सिंपल जो रिस्पॉन्स है उसको सेंड करवा रहे हैं। लेकिन जब हम एचटीएमएल के अंदर काम करते हैं तो हम यहाँ भी इस तरह से तो नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरी पूरी फाइल रेंडर करवा रहे होते हैं। अब आपको याद होगा कि हम यहाँ पे एक पैकेज का इंस्टॉल किया था EJS का। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास व्यू इंजन है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लगा रहने दूंगा, क्योंकि हमने इसको थोड़ी सी देर में चेंज भी करना है यहाँ पे। ठीक है, अब जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ना उसको बोलते हैं मिडल वेयर। ठीक है, कि हम मिडल वेयर क्या होती है, एक आपने फंक्शन सेंड किया, मतलब एक आपने कोई भी फंक्शन चलाया या रिक्वेस्ट सबमिट की, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी, एक रिक्वेस्ट थी, रिस्पॉन्स थी। हमने रिक्वेस्ट की कि जब ये वाला यूआरएल हमारे पास बने तो रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाए आई एम होम। लेकिन इनके दरमियान एक और फंक्शनैलिटी भी चल रही है, उसको बोलते हैं मिडल वेयर। अब हम उसी मिडल वेयर का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट सेट। अब इस सेट के अंदर हम अपना व्यू देंगे कि हमारा व्यू कौन सा है। हम सिंपली उसको बोलेंगे व्यू, और साथ में दे देंगे इंजन, और यहाँ पे हम बोल देंगे कि EJS। अब ये हमारे पास और भी बहुत से पग है, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, लेकिन मोस्ट जो फेमस है वो पग है, PUG, और साथ में मेरे पास जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हमारे पास है EJS। इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे फ़ोल्डर बना के यहाँ पे आप व्यूज़ वाला एक फ़ोल्डर ले लो, एक व्यूज़ के नाम से फ़ोल्डर। अब जब आप व्यू इंजन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका व्यूज़ वाला फ़ोल्डर होना ज़रूरी है, तभी ये उसको गेट पर कर पाएगा कि ये मेरे पास कोई इस तरह इस नाम का फ़ोल्डर है। फिर इसी के साथ एक और फ़ोल्डर बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे पब्लिक। अब पब्लिक में क्या है कि जितनी भी आपकी तस्वीरें होंगी, CSS की फ़ाइल होगी, वो सारी आप इसके अंदर रखोगे। अब चूँकि हमने इसके अंदर वैसे यूज़ तो करनी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको पब्लिक वाला जो है ना वो फ़ोल्डर दिखा दिया। हम यहाँ पे बोलेंगे ऐप डॉट यूज़। जब भी आपने कोई फ़ोल्डर पब्लिक बनाना है तो आप लिखोगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर आप अपने फ़ोल्डर का नाम दे दोगे पब्लिक। जो पब्लिक वाला मेरा फ़ोल्डर है वो मेरा क्या है, स्टैटिक है, मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप यूआरएल दोगे, पब्लिक वाला नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट यूज़, कि मेरी ऐप को यूज़ करो और इसके अंदर बॉडी पार्सर इसका इस्तेमाल करो, और इसको करो यूआरएल इनकोडेड। और यूआरएल इनकोडेड के अंदर आप यहाँ पे इसको लगा दो एक्सटेंडेड ट्रू। अब ये लगाना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए है क्योंकि आगे चल के हमने जो डाटा वो सबमिट करना है पेज के अंदर, उसके लिए ये बॉडी पार्सर का होना ज़रूरी है, और यूआरएल इनकोडेड भी लाजमी है। अदरवाइज आपका जो डाटा है वो सबमिट नहीं होगा। ये आपका लग गया। हमने एक इसका मिडलवेयर सेट कर दी। आप यहाँ पे इसको कमेंट लगा दो, यहाँ पे कमेंट लगा दिया, दिस इज माई मिडल वेयर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास ये वाला यूआरएल बने तो मेरे पास कोई ना कोई फाइल आ जाए। अब इस व्यू वाले के अंदर मैं एक पहली फाइल क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा index.egs। अब आपका व्यू कौन सा है, EGS, तो अब यहाँ पे भी यूज करोगे EGS का। तो मैंने भी यहाँ पे EGS का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने HTML की फाइल लिया प्रॉपर। इस तरह से आप HTML लिखते हो उसी तरह से HTML लिखोगे, लेकिन इसके अंदर ये है कि आप डाटा पास कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर्म, सेव किया। अब मैं कहता हूँ कि जब ये वाला मेरा यूआरएल बने ना, ऐप डॉट गेट वाला, मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट सेंड की बजाय रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करवा दो। और रेंडर क्या करवाओ, मेरे पास होम करवा दो। अब होम की सॉरी इंडेक्स करवा दो। अब ये इंडेक्स क्या है,
इंडेक्स आपका है ये वाली फाइल कि जो आपका व्यू की फाइल है, आप उस फाइल का नाम यहाँ पे दोगे, रीलोड करेंगे, मेरे पास ये वाली फाइल आ गई। अब इस इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे गैराज वन का नाम दूं, मैं यहाँ पे दे दूं इंडेक्स फाइल, तो सेव करोगे, रीलोड करोगे, आपको पास इंडेक्स वाली फाइल आ जाएगी। अगर इसकी जगह मैं नाम दे देता मिसाल के तौर पे फाइल का about.egs, तो सेम आप ये about.egs का भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैं यहाँ पे सिंपली HTML और हम एक हेडिंग ले लेते हैं वन की, इसके अंदर सिर्फ हम लिख लेंगे अबाउट पेज, अबाउट लिखा। अब मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास यूआरएल बने ये अबाउट वाला, देन रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करवाओ, और रेंडर क्या करवाओ, सिर्फ फाइल का आपने नाम देना है जो व्यू वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है अबाउट, कि ये वाली मेरी फाइल रेंडर करवा दो। अब इसके बाद हम स्लैश लगा के अबाउट लिखेंगे, यहाँ पे स्लैश लिखा, उसके बाद हमने अबाउट लिखा, एंटर किया तो मेरे पास अबाउट वाली फाइल आ गई। इस तरह से हमने दो फाइल जो है वो ईजीएस की सेटअप कर ली। अब ये जो ईजीएस है ये आपका लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आपने अपने रूट्स जो हैं उनको डिफाइन करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से जो ईजीएस सर्वर है उसका इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से हम जो मतलब डाटा है या हमारी फाइल्स हैं उनको मुख्तलिफ यूआरएल के ऊपर हम रेंडर करवाते हैं। अब ये जो हमारे पास है index.egs, अब हम आते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ, ताकि आपको मैं बताऊं कि प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है। अब इससे पहले आप ये index.egs में आ जाओ, और यहाँ पे आप जो जो आपने फॉर्म यूज़ करना है उस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास बना बनाया है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ खुद लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करवा लेंगे फ्रॉम चैट जीपीटी। तो हम यहाँ पे फॉर्म लिखा, फॉर्म के अंदर आप एक्शन, एक्शन के अंदर आप दे दोगे इसको क्रिएट। अब ये जो एक्शन है ये होती है आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट, ये आपकी क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ पे अपने फॉर्म को मेथड भी दोगे पोस्ट। अब ये मेथड देना भी ज़रूरी है, एक्शन देना भी ज़रूरी है, इसके बगैर फॉर्म को पता नहीं होगा कि उसने सबमिट कहाँ पे होना है। उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट का टैग लेंगे, इनपुट का टैग लेने के बाद इसके हमने टाइप दी टेक्स्ट, नेम इसका हम दे देंगे यहाँ पे नेम। अब ये जो नेम वाला एट्रीब्यूट है ना ये वाला, ये देना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं दोगे तो आप फिर डाटा को सबमिट नहीं करवा सकते इनटू डेटाबेस, ये देना ज़रूरी है। इसके बाद हम सेकंड वाले के अंदर दे देंगे ईमेल, और यहाँ पे हम दे देंगे ईमेल। यहाँ पे मज़ीद इसके अंदर आप प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर लो कि नेम और डॉट डॉट लगा देते हैं, साथ में हम लगा देते हैं प्लेस होल्डर इसके लिए ईमेल, और इसके साथ भी हम डॉट डॉट लगा देते हैं। सेव किया और आ जाएंगे हम होम पेज के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट की फील्ड बन गई, और इसके साथ हमें एक चाहिए बटन वो सबमिट वाला। तो यहाँ पे हम एक बटन का टैग लेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे ऐड, और इसकी जो टाइप है वो हम कर देंगे सबमिट। अब इसकी टाइप सबमिट होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये आपका फॉर्म बन गया, एक नेम वाली फील्ड, एक पास ईमेल वाली फील्ड, और एक हमारे पास आ गया ऐड वाला बटन। अब ये कौन सी रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, ये पोस्ट वाली, कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट सबमिट हो जाए। अब आ जाएंगे हम वापस अपने index.js के अंदर। अब देखो दोस्तों, हमने फॉर्म भी सेट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ हमने अपना जो डाटा है उसका हमने इस्तेमाल करना है, या हमने अपनी जो रिक्वेस्ट है उनका इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऐप डॉट गेट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोस्ट, कि जब डाटा मेरा पोस्ट हो, पोस्ट होने के बाद आप यहाँ पे दोगे कि कौन सा यूआरएल बने। जो आपका यहाँ पे है ना ये वाला यूआरएल क्रिएट वाला, सेम आपका इधर भी ये वाला होना चाहिए, कि जब मैं सबमिट करूँ तो मेरे पास ये वाला यूआरएल बने। अब जब ये वाला यूआरएल बन गया, इसका मतलब है कि हमारा जो कंटेंट है वो सबमिट हो रहा है, हमारा फॉर्म बन रहा है। हम यहाँ पे कंसोल के अंदर सिर्फ हेलो प्रिंट करवा सकते हैं कि मेरे पास ये पोस्ट वाला यूआरएल बने तो मेरे पास यहाँ पे हेलो प्रिंट हो। अब मैं यहाँ पे सबमिट करके यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे के और ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऊपर फॉर्म हमारे पास सबमिट हो रहा है। और अगर मैं लास्ट पे आऊँ, ये देखिए मेरे पास हेलो आ गया, इसका मतलब है ये वाला यूआरएल हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब जब भी हमने फॉर्म को सबमिट किया था ना, तो ऊपर हमने नेम भी दिया और हमने साथ में ईमेल भी दी। मैं अगर इसको एक इग्निटो टैब के अंदर ओपन करूँ ना, तो फिर आपको थोड़ा सा सही से नजर आएगा। यहाँ पे दिया और ईमेल दी, सबमिट किया, आप देखो हाँ मेरा सबमिट हो रहा है। इधर मेरे पास सिर्फ ये एंड पे हेलो प्रिंट करवा देगा, जो कभी मैंने वो भी हटा दिया है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये डाटा मेरा सबमिट कर रहा है। अब ये जो डाटा सबमिट कर रहा है ना, वो डाटा आएगा मेरा यहाँ पे। अगर गेट रिक्वेस्ट होगी तो यहाँ पे आएगा। अब हम चूंकि पोस्ट रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो ये डाटा को रीलोड कर रहा है।
अब हमने इससे ये डाटा लेना है। अब इसको डाटा हम किस तरह से लेंगे? हमने स्टार्ट में यूज़ किया था बॉडी पार्सर का। हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि भाई जब मेरा पोस्ट वाला यूआरएल बने, एक वेरिएबल लो जिसका आप नाम रख दो नेम, सेकंड उसका का नाम रख दो ईमेल और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सबमिट करो डॉट बॉडी को एक रिक्वेस्ट सबमिट करो और सिर्फ मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो नेम मैं लिख रहा हूँ ना, वो वाला नेम मुझे प्रिंट करवा दो और साथ में मुझे ईमेल प्रिंट करवा दो। सेव किया, तो अब मैं इसके अंदर डाटा दे के सबमिट करूँगा, ये देखो जो वैल्यू मैंने लिखी वो वैल्यू मेरे पास नीचे आ गई। अब इसका मतलब है जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ उस वैल्यू को तो ये गेट कर रहा है। अब इस वैल्यू को हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, जो हमारा मेन मकसद है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमारी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। हमने गेट के ऊपर एक रिक्वेस्ट सबमिट कर ली, फाइल भी रेंडर करवा ली। अब हमने जो क्रिएट वाली रिक्वेस्ट है वो क्रिएट कर ली, मतलब डाटा को डेटाबेस के अंदर सबमिट करने के लिए। अब हम इसके साथ डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करूंगा मोंगोडीबी। हम इसके अंदर मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं, आप इसके अंदर माईएसक्यूएल का भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास मोंगोडीबी की वेबसाइट आ गई। आपने यहाँ पे इस गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए मैं अपना साइन इन करूँगा। आपने सिर्फ साइन इन विद गूगल कर लेना है और बिल्कुल सिक्योर वेबसाइट है, आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सिर्फ साइन इन करूँगा। इसके बाद ये गूगल वाले पे मैं क्लिक करूँगा, गूगल के ऊपर क्लिक करके तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा विद गूगल यहाँ पे। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। अब मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो मेरे पास आ गया। आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा सिर्फ क्रिएट प्रोजेक्ट, आपने यहाँ पे सिंपली आके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अब आपके लिए ये जो इंटरफेस है बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कोई आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी चीजें हैं। जस्ट आपने कहीं भी आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर बटन क्रिएट प्रोजेक्ट वाला बटन नजर आ रहा होगा, आपने क्लिक करके उसको ओपन कर लेना और आपको बिल्कुल सामने नजर आ जाएगा। नज़र आने के बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, मैं इसको दे दूँगा कराड ऐप। आप कोई भी अपना नाम दे सकते हो, यहाँ पे हमने वो नाम दिया। की और वैल्यू के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पे मेंबर को ऐड करना है कि नहीं, आपने कोई नहीं ऐड करना, सिर्फ इसको क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। चीज़ें इंतहाई सिंपल हैं, लेकिन आप चूँकि पहली दफ़ा यूज़ कर रहे होगे तो आप लोगों के लिए बड़ा मसला होगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्रिएट क्लस्टर। अब क्रिएट क्लस्टर से पहले आपने आ जाना डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे अपनी डेटाबेस जो है वो सेट कर लेनी है। ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र, यहाँ पे आप अपनी डेटाबेस का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो दोगे। अब मैं यहाँ पे इसको एक सिंपल सा एडमन और जो एडमन 1 2 3 इसको पासवर्ड सेट कर दूंगा। कोई बंदा इसको ट्राई करने की कोशिश ना करे, मैंने आफ्टर द वीडियो इसको डिलीट कर देना। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऐड बिल्ट-इन रोल। इसके ऊपर क्लिक करके ये रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने ऐड यूज़र के ऊपर क्लिक कर देना है। इंतहाई सिंपल प्रोसेस है, इंतहाई सिंपल प्रोसेस। जस्ट आपने इन वर यहाँ पे अपना आईडी देनी है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने सिंपली रोल सेलेक्ट करना है, ये बंदा कहीं पे भी रीड एंड राइट कर सके और ऐड कर देना है, दैट्स ऑल। इतना करने के बाद आपने 2 मिनट वेट करना है, फिर इसको आपने रीलोड कर लेना है ताकि आपके पास एक दफ़ा डेटाबेस इसकी अच्छे से रेडी हो जाए। जब आपकी डेटाबेस अच्छे से रेडी हो जाए और यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, नेटवर्क एक्सेस पे आ जाना है। नेटवर्क एक्सेस पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऐड आईपी एड्रेस और ये आ रहा है ऐड आईपी एड्रेस, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इंतहाई सिंपल चीज़ है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस इस पे भी जा सकते हो, अदरवाइज आप ऐड आईपी के ऊपर क्लिक करो, थोड़ा सा वेट करो और यहाँ पे आपके पास एक न्यू आईपी बन जाएगी, मतलब एक सही से वो आईपी आपको ना सेटअप करके शो करवा देगा। जी देखिए, आपके पास आईटी आ रही आईडी आ गई। आईडी आने के बाद ये आपका सारा इनएक्टिव, एडिट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आ रहा अलाउ फ्रॉम एनी वेयर, इसके ऊपर क्लिक करके आपने कंफर्म कर देना है कि भाई मैं कहीं से भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकूँ। ये किया, ठीक है, और ये आपकी एक्टिव हो जाएगी। इसको रीलोड करो ताकि आपकी जो डेटाबेस है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, अगेन इसको आप क्लिक कर दो, ये ठीक है और ये एक्टिव ही है, कोई मसला नहीं है। अब जो इसको हम यूज़ करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये नेटवर्क एक्सेस भी दे दी कि एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ये वाली चीज़। डेटाबेस के अंदर हमने अपना डेटाबेस का यूआरएल भी क्रिएट कर दिया, इसको हमने
पासवर्ड वगैरह भी सेट कर दिया, जो आपने इसका यूज़र नेम रखा था और पासवर्ड रखा था, आपने उसको अच्छे से सेव कर लेना ताकि आपको बाद में भूले ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। फिर आपने आ जाना है यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर। ओवरव्यू के ऊपर आने के बाद अब आपने क्रिएट क्लस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके। क्रिएट क्लस्टर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपको सर आप कौन सा वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो, आपने फ्री वाला यूज़ करना है। क्लस्टर 0 इसका नाम आपकी मर्ज़ी है, चेंज करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे ही रहने दो। ये आपने फ्री वाले के ऊपर क्लिक करना है, फिर क्रिएट डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया? ये क्रिएट डेवलपमेंट वाले के ऊपर क्लिक करना है आपने, थोड़ा-सा वेट करना है और ये आपके पास क्लस्टर इसका आ गया। अब ये आपके पास आया ड्राइवर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है कि आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल करो। आप npm इंस्टॉल mongodb और यहाँ पे आप एक न्यू टर्मिनल लोगे। मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे कर लेता हूँ और इसको भी हम बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। थोड़ा-सा इसको मिनिमाइज़ भी कर लेते हैं और यहाँ पे हम गिट बैश को ले लेते हैं, एक नए टर्मिनल को। इसके अंदर सिंपली जो हमने कमांड कॉपी थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, npm इंस्टॉल mongodb कि भाई जो mongodb है वो उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। अब जब तक mongodb इंस्टॉल हो रही है तब तक हम mongodb का जो कनेक्शन है वो बना लेते हैं। अब इसका जो कनेक्शन है आप इसको बेशक ऊपर लेके जाओ तब भी ठीक है, नीचे क्रिएट करना चाहो तब भी ठीक है। बेहतर ये होता है कि आप इन सब से ऊपर अपना mongodb का जो कनेक्शन है वो रखो। यहाँ पे आप सिंपली लिख लो mongodb कनेक्शन और आपको याद होगा था हमने मोंगोज़ का इस्तेमाल किया था। हम सिंपली लिखेंगे मोंगोज़ डॉट कनेक्ट और इस कनेक्ट के अंदर आपने मोंगोडीबी का अपना यूआरएल देना है। इसके बाद कुछ इसके एडवांस फीचर्स होंगे वो हम देंगे और हमारी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगी। अब मोंगोज़ कनेक्ट होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे यूज़ न्यू यूआरएल पार्सर, यूज़ न्यू यूआरएल यूआरएल और पार्सर और इसको आपने कर देना है यहाँ पे ट्रू और साथ में आपने इसको यूज़ यूनिफाई टोपोलॉजी इसको भी आपने कर देना है ट्रू। अब ये आप लोगों ने इसमें के लॉजिक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो ये 2 लाइनें ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो डेटाबेस है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए। इसके लॉजिक में ना अभी तक मैं गया हूँ, ना आपको जानने की ज़रूरत है। जब ये हमारे पास कनेक्ट हो जाए फिर आप ये डॉट देन वाला फंक्शन चलाओ, मतलब ट्राई और कैच भी हम बोल सकते हैं। देन के अंदर आप एक एरो फंक्शन लोगे कि अगर तो आपका ये कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है देन कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपको प्रिंट हो जाए कि मोंगो डीबी कनेक्टेड मोंगो मोंगो डीबी कनेक्टेड अगर आपको ये वाला आ जाए। लेकिन अगर आपके पास ये वाला चीज़ नहीं होती, ठीक है, मतलब आपके पास नहीं होता देन आप क्या करो एक एरर कैच करो। इसके नीचे आके हम लिख देंगे डॉट कैच और कैच के अंदर हम क्या करेंगे सिर्फ एरर को प्रिंट करवाएंगे और हम देखेंगे कंसोल के अंदर और बस क्या एरर आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप सिर्फ एरर को प्रिंट करवा दे। जस्ट आपने ये 2 लाइनें ऐड करनी है और आपका जो ये ट्राई और कैच वाला मेथड है ये भी आपका सेटअप हो गया। इसके अंदर सिंपली क्या है ये 2 लाइनें हैं। अगर तो ये वाला फंक्शन अच्छे से वर्क कर जाता है देन ये वाली चीज़ हो जाए, अगर नहीं होता तो ये एरर हमें कैच करके बता दे कि भाई एरर कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपने देना अपनी मोंगोडीबी डेटाबेस का यूआरएल। अब इसका यूआरएल कहाँ पे है, आप इसमें से कोई भी वर्जन इसका लोगे, जिस तरह ये वाला है तो आपके पास ये यूआरएल आ रहा है, आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करोगे आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन लॉजिक, अब देखो जब भी आप यूज़ कर रहे होगे वाईफ़ाई देन ये वाली चीज़ परफेक्टली वर्क करेगी। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे होगे मोबाइल इंटरनेट हॉटस्पॉट जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल का इंटरनेट कंप्यूटर से कनेक्टेड है, देन आप क्या करोगे यहाँ पे इसका वर्ज़न चेंज करोगे इनटू 2.2 वाला ये वाला, ठीक है? ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे 2 साल बाद जाके पता चली थी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब आपने ये वाला किया, ये आपको ऐसे कमांड आ रही है, इस कमांड को भी आप यहाँ पे पेस्ट कर दो ताकि आपका ये वाला वर्ज़न भी अच्छे से इंस्टॉल हो जाए। अब ये जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है सिर्फ इस कमांड को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डीबी पासवर्ड और आपने जो डेटाबेस का पासवर्ड सेट किया था, मैंने किया था एडमन 123 आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो वाला दे देना है, सेव किया।
और इसको हम चेक करेंगे कि हमारी डेटाबेस कनेक्ट होती है कि नहीं। नीचे आ जाना है और थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट होने में ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। और जो मैंने आपको चीज़ स्टार्ट में बताई है वो चीज़ होना ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल का इंटरनेट है तो आपने देना है ये वाली चीज़, अगर आपका इंटरनेट स्टेबल है, वाईफाई है, तो देन कोई मसला नहीं है, देन आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास ये मोंगोडीबी वार्निंग ये कनेक्ट होगा, इसको देखने के चेक कर लेते हैं मेरे पास कहाँ पे एरर कर रहा है। लोकल होस्ट मेरे पास आ गया कनेक्ट, अभी हो जाएगा कनेक्ट में भी थोड़ा सा कर रहा है। यूनिफाइड टोपोलॉजी ये भी हमारे पास सही वर्क कर रहा है, और इसको हम यहाँ पे डन भी कर देते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा पासवर्ड का इशू हो सकता है, अगर वो हमें बोलना गया हो तो। बाकी इसके अलावा हमारी जो डेटाबेस कनेक्शन है इसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा वेट करें और या हमारे पास एरर आ जाएगा या हमारे पास डेटाबेस को कनेक्ट कर देगा। पहली दफ़ा ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा कनेक्ट होने में, क्योंकि मोबाइल वाला इंटरनेट है। अगर आपके पास वाईफाई वाला इंटरनेट होगा तो आपके पास इस तरह का कोई जो है ना वो इशू नहीं क्रिएट करेगी। तो बाकी ये भी कोई नहीं, आप बस उसका वर्जन चेंज कर लें, बाकी नो इशू। ये डेटाबेस आपकी कनेक्ट होगी। डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद हमें चाहिए स्कीमा। अब स्कीमा किसे बोलते हैं? स्कीमा का मतलब होता है हमारा टेबल जिसके थ्रू हमने डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे यूजर स्कीमा। मैं सारा कोड एक फाइल के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ तो क्योंकि आप में से बहुत से लोग बिगिनर्स होंगे, ताकि उनको पता चले कि एक ही फाइल के अंदर हम कोड किस तरह से लिखेंगे, बाद में हम इसको मजीद अलग अलग फाइल के अंदर भी कैटेगराइज करेंगे। हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। अभी जो उनके सारे बिगिनर्स हैं सबको मैं चाहता हूँ कि बहुत ही ईजी वे के अंदर सारी चीज़ें करवा दी मैं। अब हमने यहाँ पे लिखा यूज़र स्कीमा। अब जो स्कीमा है ना, ये आपका है मॉडल भी से बोल सकते हैं, स्कीमा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे स्कीमा एंड मॉडल। अब स्कीमा है ये वाला कि मोंगोडीबी आपका एक स्कीमा क्रिएट कर रहा है। मॉडल है कि आप जो अंदर उसके टेबल क्रिएट कर रहे हो। मैं सबसे पहले दे रहा हूँ नेम, फिर उसके बाद स्ट्रिंग। अब ये जो नेम आप दे रहे हो ना यहाँ पे, और आपने फॉर्म जो रखे थे उनके भी आपने वहाँ पे रखा था, नेम रखा था, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो आप यहाँ पे नेम स्ट्रिंग लिख रहे हो ना, और एक आपने यहाँ पे नेम लिखा है, ये वाला नेम और ये वाले सेम होने चाहिए। अगर ये आपके डिफरेंट होते हैं तो आपको ये बड़ा प्रॉब्लम करेंगे, फिर आपको और तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो आपने नाम सेम रखने हैं ताकि आपको कम से कम जो है ना एरर्स आए। फिर आप यहाँ पे दे दो वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल, और इस मॉडल के अंदर आप दे देंगे इसको यूजर, और यूजर है ऐसे ये खुद ही उसके साथ बना लेगा। और यूजर स्कीमा ये हम ऊपर यूज कर रहे हैं, यूजर स्कीमा, कि भाई ये जो स्कीमा मैं दे रहा हूँ ये वाला मेरा एक मॉडल बना दो इनटू मोंगोडीबी डेटाबेस। ये हमारे पास बन गया। और मिडल वेयर हमने ऑलरेडी सेट की हुई है, डेटाबेस भी हमने सेटअप कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस मिडल वेयर को उठा के नीचे लेके आएंगे, क्योंकि अब हमारे यूआरएल यहाँ से स्टार्ट होने हैं। सबसे टॉप नंबर हमारे पास मोंगोडीबी डेटाबेस आ गई, डेटाबेस का कनेक्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया स्कीमा, हमने स्कीमा को भी यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ गई मिडल वेयर के बाद आपके पास आ गया गेट वाला फॉर्म, और फिर आपके पास आ गई पोस्ट वाली रिक्वेस्ट, कि जब हम डाटा को पोस्ट कर रहे हैं। अब ये हमने ऊपर एक ये वाला टेबल बनाया है मॉडल के नाम से, मतलब एक हमने मॉडल बनाया, इसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम डाटा ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट के थ्रू ले रहे थे। अब जो ये जो डाटा आ रहा था ना, सेम इसी डाटा को हम वेरिएबल के अंदर लेके जाएंगे। मतलब जिस तरह सारा दिया हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, एक और वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हमने इस डाटा को सेंड करना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे एक कांस्टेंट। इसको अगर आप एक वेरिएबल के अंदर ले लो तब भी ठीक है, अगर वेरिएबल के अंदर ना लो डायरेक्टली भी आप इसको सेव करवा सकते हो। बेस्ट वे कि आप एक वेरिएबल ले लो, इसका नाम दे दो सी यूज़र। सी यूज़र का मतलब है क्रिएट यूज़र, सी यूज़र इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिख दो न्यू यूज़र जो आप ऊपर यूज़ कर रहे हो, एंड क्या ये हमने लिख दिया। इसके अंदर हम लिखेंगे नेम, और जो ईमेल हमारे पास ऊपर वेरिएबल है ये हमारे पास हमारा डाटा। ठीक हो गया सी यूज़र का। अब ये जो सी यूज़र है इसको अब यहाँ पे कर सकते हो सेव, कि ये वाला डाटा मेरे पास सेव कर दो, मोस्ट सिंपलेस्ट वे। इससे भी ज़्यादा सिंपल आपने यूज़ करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे अवेट लिख दो। अवेट लिखने के बाद आप लिख दो कि जो यूज़र मेरे पास है
उसका एक मॉडल क्रिएट कर दो। क्रिएट के अंदर आप उसको 2 जो पैरामीटर है वो दे दो। एक नेम दे दो, सेकंड है इसके अंदर आप ईमेल दे दो, जो आप डाटा ले रहे हो। और जब भी आपने अवेयर का इस्तेमाल करना है, ये फंक्शन आप यूज़ करोगे एसिंक्रोनस। हमने साथ में एसिंक्रोनस फंक्शन के भी यूज़ कर लिया। और जब ये हो जाए तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, मुझे रीडायरेक्ट करवा दो होम पेज के ऊपर। सिंपल सा हम यहाँ पे टास्क रखेंगे। हम आएँगे अपने डाटा के अंदर, यहाँ पे हम यूआरएल लेंगे, यहाँ पे हम देंगे कोई भी वैल्यू, ईमेल हमने दी, एबीसी हमने दे दिया @gmail.com मिसाल के तौर पे, और ऐड के ऊपर क्लिक किया। हम वापस अपने पेज के ऊपर आ गए। इसका मतलब है हमारा डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे जो लोड सैंपल डाटा इसके ऊपर क्लिक करके अपना डाटा को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डाटा यहाँ पे लोड हो भी रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे इसको रीलोड भी कर सकते हैं ताकि आप अपने डाटा को ब्राउज़ कर सकें। एक दफ़ा रीलोड कर दें। और ये आ रहा हमारे पास ब्राउज़ कलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक किया। और हमने वहाँ पे यूज़र के नाम से टेबल बनाया था, ये हमारे पास यूज़र के नेम से मॉडल बन गया। जो वैल्यू हमने वहाँ पे दी थी वो वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई। और सेम ये जो है हमने वैल्यू यहाँ पे ली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहली वैल्यू इसके अंदर मैंने बाबर दी थी, अब इसके अंदर मैं अली दे देता हूँ। ईमेल दे देता हूँ ali@gmail.com। ठीक हो गया, सेव किया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे कि हमारे पास डाटा हमारा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। एंड बूम, ये देखो हमारे पास हमारा डाटा आ गया। अब इस डाटा को हमने होम पेज के ऊपर शो करवाना है। अब ये देखो, ये हमारे पास होम पेज था जिसके ऊपर ऑलरेडी हम इंडेक्स वाली फाइल को रेंडर करवा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम बोलेंगे कि भाई ये जो फंक्शन मेरे पास था इसको एसिंक्रोनस बना दो। एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के बाद ये जो यूज़र मॉडल है जिसके अंदर हम डाटा को डाटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करते हुए क्या करो, ऊपर से डाटा मुझे फाइंड करके दो। फाइंड कैसे करके दो, एक कांस्टेंट लो जिसका नाम दो यूजर, इसको इक्वल करो अवेट के, अवेट को इक्वल कर दो यूजर डॉट फाइंड के, यूजर डॉट फाइंड के। इसके अंदर मेरे पास सारे यूजर आ जाएंगे। अब ये जो यूजर वाला डाटा है इसको आगे हम इस पेज के ऊपर पास कर देंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेके इसके अंदर हम यूजर पास कर देंगे। अब ये जो यूजर है ना, इस यूजर को आगे चल के हम, ये जो हमारे पास इंडेक्स डॉट ईजीएस का पेज है वहां पे इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाएंगे इंडेक्स डॉट ईजीएस के अंदर। अब देखो, डाटा हमने ले लिया, डाटा हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया। उस डाटा को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के, मतलब डाटाबेस से गेट करके जो हमारा होम पेज था उसके ऊपर रेंडर भी करवा दिया विद 3 लाइन। अब जब ये 3 लाइनों के अंदर डाटा हमारे पास आगे चला गया ना, अब हमने इस डाटा को आगे चल के शो करवाना है। अब देखो, आपने जावा से सीखी होगी या कोई ना कोई और कोडिंग लैंग्वेज सीखी होगी, जिस तरह से उसके अपने सिंटैक्स है ना, ईजीएस के भी अपने सिंटैक्स है। हम यहाँ पे बोलेंगे, इस तरह से सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इफ यूजर्स डॉट लेंथ, जो यूजर की लेंथ है वो अगर हमारे पास इक्वल होती है 0 के, अगर वो होती ही 0 है, देन हम क्या करेंगे, देन हम अपनी जो फंक्शनैलिटी उसको स्टॉप करवा देंगे। अदरवाइज मतलब इज इक्वल टू 0, देन क्या करो, देन मुझे एक शो करवा दो रिकॉर्ड, और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे जिस तरह से हम फॉर ईच लूप को क्लोज करते हैं या स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक टीआर का टैग लो, उस टीआर के अंदर मुझे शो करवा दो नो रिकॉर्ड। हम सिंपली एक टेबल लेने वाले हैं, नो रिकॉर्ड। लेकिन अगर डाटा मौजूद होता है तो, मतलब अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती और सेकंड कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन मेरे पास क्या करो, देन हम यहाँ पे अगेन इसको स्टार्ट कर देंगे। अगेन इसको स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसके मैं क्लोज करूंगा एल्स वाले, और फिर यहाँ पे मैं इसको अगेन क्लोज कर दूँ, अगेन क्लोज हो गया। मतलब अगर आपके पास ये है होती है तो, अब इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे एल्स, मतलब अगर तो आपके पास कोई डिटेल नहीं होती, इक्वल टू 0 होती है, तो मेरे पास शो हो जाए नो रिकॉर्ड।
लेकिन अगर आपके पास कोई ना कोई इसके अंदर डाटा मौजूद है, वैल्यू मौजूद है, देन इस मेरे साथ क्या करो, देन हम अगेन यहाँ पे एल्स को क्लोज़ करके अगेन हम यहाँ पे जो हमारा यूज़र था उसको हम उसके लिए हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर ईच। अगर उसके अंदर डाटा होता है देन क्या करो, देन उसका एक इंडेक्स लो यू के नाम से, मतलब उसकी जो वैल्यू है फिर उसका इंडेक्स लो, 1 2 3 जो भी उसका इंडेक्स होगा फिर इससे बाहर आओ और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स दे दो। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे ली है ना, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा क्लोज़, क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास जो मेरा डाटा है अगेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अगेन यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक हो गया? तो यहाँ से अगेन को क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया? अब ये हमने डाटा इस तरफ ले लिया, ये हमारा डाटा ऊपर मतलब स्टार्ट भी हो गया और एंड भी हो गया। अब ये हमारे पास एल्स जो इफ है इसकी फिनिशिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। अब अगेन हम इसको भी इसी तरह से रैप कर देंगे। क्या बे बेफ़िक्र हैं, आपको ये सारा जो कोड है वो मिलेगा, आप इसको सिंगल क्लिक के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये सारा हमने यहाँ पे कोड लगा दिया कि यहाँ मेरे पास एक कंडीशन लग गई, इफ की और ये मेरे पास लग गई एल्स। अगर मेरे पास डाटा मौजूद हो देन मेरे पास अब ले लो टीआर का टैग, अब इस टीआर के अंदर मेरे पास ले लो एक टीडी, अब इस टीडी के अंदर हम अपना जो डाटा है वो सारा प्रिंट करवाएँगे। हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे यू डॉट इंडेक्स और उसके अंदर हम प्लस कर देंगे 1, मतलब जितना मेरे पास इंडेक्स होता है उसके अंदर प्लस 1 करते जाओ। जब हमने साथ में नंबरिंग शो करवानी है 1 2 3 4 5 और इसके साथ ये जो यू है इसके साथ मुझे इसका नेम प्रिंट करवा दो और सेम मुझे इसके साथ इसकी जो ईमेल है वो भी प्रिंट करवा दो। ठीक है? और ये इसके साथ हम प्लस प्लस हटा देंगे। क्योंकि मुझे सिर्फ़ यहाँ पे उसका नेम और ईमेल चाहिए, मुझे इसके दूसरे से इसके इसकी वैल्यू को प्लस नहीं करवाना, वापस आ जाएँगे। यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे और ये डाटा मेरे पास था। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास आ गई नन, फिर मेरे पास बाबर आ गया और मेरे पास बाकी सारी वैल्यू आ रही है। अब जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ये यू को हटा देंगे, सिर्फ़ हम इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि सिर्फ़ हमारे पास नंबरिंग प्रिंट हो। तो ये हमारे पास 1 2 3 आ गया हमारे पास, जिस तरह से हम जो डाटा है उसको लेते हैं। अब ये जो 1 2 3 हमने लिया है, ये चूँकि हमारा एक टीआर के अंदर क्लोज़ होगा और हमने ऊपर से भी जो टेबल है वो भी लेने हैं प्रॉपर, जिस तरह से टेबल की बॉडी होती है उस तरह से हम इसको प्रॉपर्ली सेटअप करेंगे कि हमारे पास जो डाटा है वो परफेक्टली अलग-अलग हो के, ना कि हमारे पास सारा कुछ ही एक ही चीज़ के एक ही ठंडा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक टीडी, अब इस टीडी के अंदर हम लेंगे 2 एक है टैग, एक को मैं वैल्यू दे दूँगा एडिट और सेकंड वैल्यू है वो उसको दे दूँगा डिलीट। अब ये जो मैं एचआरईएफ यूज़ कर रहा हूँ ना, इस एचआरईएफ के अंदर मैं दूँगा कि जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, ऊपर एडिट वाला यूआरएल बन जाए और ये मेरे पास एक बन जाए u.id अंडरस्कोर आईडी। जो उसकी आईडी आ रही है ना स्पेसिफिक वो मेरे पास बन जाए ऊपर। सेम इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं ये लगा दूँगा डिलीट के ऊपर भी। तो इसके ऊपर मैं कर दूँगा डिलीट के, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास डिलीट वाला एक यूआरएल बने और उसके ऊपर मेरे पास ये वाली आईडी जो है वो स्टोर होगी, वो स्टोर हो जाए। जब ये स्टोर हो जाए, ये डिलीट के ऊपर मैं डिलीट कर दूँगा कि जब इसके ऊपर क्लिक करूँ मेरे पास डाटा डिलीट हो। इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन भी लगा दूँगा ऑन क्लिक पर मैं लगा दूँगा रिटर्न और रिटर्न कन्फर्म और कन्फर्म के अंदर दे देंगे हम इसको डिलीट, अब इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डिलीट दिस डाटा द अब ओके करेंगे तो ये वाला डाटा हमारे पास ये डिलीट करेगा। अब इसको सेव करेंगे, सेव किया अब आएँगे वापस अपने पेज के अंदर, तो ये हमने इसके अंदर बटन भी ले लिए। एडिट के ऊपर क्लिक किया, आईडी आ गई, डिलीट के ऊपर क्लिक किया और वो पूछा क्या इस आईडी को डिलीट करना है कि नहीं करना। ठीक हो गया। अब ये सारा कुछ हम एक लगाएँगे टेबल के अंदर। हम यहाँ पे टेबल का टैग लेंगे। अब इस टेबल के अंदर हम एक टीएच का टैग लेंगे, टीएच के अंदर हम दे देंगे अपनी आईडीज़। जिस तरह से हम अपनी वो आईडी देते हैं इसके अंदर मैं दे दूँगा एक टीआर, मेरे पास एक टीआर लो, टीआर के अंदर एक टीएच लो, टीएच के अंदर हम हैश दे देंगे, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सेकंड वाले के अंदर हम दे देंगे इसको नेम, फिर हम इसको दे देंगे यहाँ पे ईमेल और फिर हम इसको दे देंगे एक्स। अब सेव करेंगे, यहाँ पे हम इसको रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा नेम, ईमेल और एक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब 1 2 3 जैसे-जैसे डाटा ऐड होता जाएगा,
ये हमारे पास इसकी जो फील्ड है वो भी बढ़ती जाएगी। अब टेबल को हम लास्ट पे ला के रख देंगे ताकि इसी के अंदर हमारे पास प्रॉपर जो टी आर बनती रहे। आप देखो प्रॉपर टी आर बन गई, प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ डाटा आ रहा है। अब ये जो हमारे पास जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हो रही है टेबल की बॉडी। जी हमने एक टी एच ली, इसको हम टेबल हेड का नाम दे देते हैं, टी टेबल हेड। फिर हम यहाँ पे इसको दे देंगे टेबल की बॉडी यहाँ पे, और इस बॉडी वाले टैग को भी हम कट करके इस टेबल से ऊपर लेके आए। थोड़ा सा वो और कोई नहीं, थोड़ा सा कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है और इसमें कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप ना भी करो तो कोई नहीं है, ठीक हो गया। अब ये आ गया, अब सेम इस कोड को मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एक चैट जीपीटी के पास आएंगे, उसको बोलेंगे इसको थोड़ा सा स्टाइल कर दो, ठीक है, क्योंकि हम खुद से स्टाइल करने लग गए तो ये फिर हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेगा। मैं इसको बोलूँगा स्टाइल दिस फॉर्म एंड टेबल इनटू क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, मेक बटन कलर फेसबुक ब्लू कलर। ठीक है, अब ये उसको थोड़ा सा स्टाइल कर देगा मेरे पास, ताकि मेरे पास जो डाटा है वो अच्छे से स्टाइल होगा, वो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, और कोई ऐसा सच्ची इशू नहीं है। या ठीक हो गया। ये देख, अब सीएसएस इसके अंदर ऐड कर दिया, हमने डाटा को स्टाइल करके दे दिया। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट किया, और अब आएंगे यहाँ पे हम, तो ये डाटा हमारा स्टाइल हो, ठीक हो गया। इसका मिनिमाइज कम कर लेंगे ये, ठीक है। तो टेबल इसका थोड़ा सा हमारे पास बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा कीप कंटेंट इन मिडल ऑफ पेज एंड टेबल टू नॉट मेक table at full bed, redesign this, I does not like this design। ठीक हो गया। अब फ्रंट एंड का काम है वो तो आप चैट जीपीटी से अन्य करवाओ ना, बैक एंड वाला पहले आप लॉजिक अच्छे से समझ के, फिर हम इसके बाद अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो हम एक प्रॉपर एआई की हेल्प से जो पूरी वेबसाइट है वो बनाएंगे बैक एंड वाली। ठीक, और आगे उसने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे और रिलोड किया, और तो ये वाला टेबल हमारे पास बन गया। अब इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देते हैं यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू दी, एट द रेट हमने किया इसको gmail.com, एंटर किया, तो ये हमारे पास डाटा नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूँ एडिट के ऊपर क्लिक करें डाटा एडिट हो जाए, डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो डाटा मेरे पास डिलीट हो जाए। अब जो सबसे ईजी है ना वो हमारे पास है डिलीट वाली। एडिट वाली भी इतनी वो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी वो उससे ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 2-3 लॉजिक्स लगते हैं। हम सिंपली आ जाएँगे डिलीट वाली के अंदर, कि जब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँ, अब डिलीट के ऊपर क्लिक करने से ये वाला हमारा यूआरएल बन रहा है। हम आ जाएँगे index.js के अंदर। हम इसको बोलेंगे कि भाई अब क्या करो, अब एक यूआरएल क्रिएट करो कि app.get, गेट के अंदर जब तुम्हारे पास ऊपर यूआरएल के अंदर एक ये डिलीट वाला यूआरएल बन जाए, तो उसमें से जो उसकी आईडी है ना, तुमने उसको कैच कर लेना है। उस आईडी को कैच करने के बाद एसिंक्रोनस फंक्शन चला देना है, जिसके अंदर आप एक रिक्वेस्ट ले लो, एक रिस्पॉन्स ले लो। वो लेने के बाद आपने यहाँ पे एक क्या करना है कि अवेट लेना है। अवेट के अंदर आपने करना है यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। आपने इसको फाइंड करना है, फाइंड करके आपने रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, उसको आपने पैरामीटर देने हैं, पैराम्स, ठीक है, और उसकी आपने आईडी ले लेनी है, नॉट आई, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने करना है इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होम पेज के। अब सिंपली हमने उसको बोला है कि भाई जब डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो उसकी आईडी लो, आईडी लेने के बाद अवेट में आओ, यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, और इसके अंदर आप एक अवेट वाला फंक्शन लो, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। फाइंड करो जो आईडी है और उसको सिंपली डिलीट कर दो। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ना वो इधर डिलीट करिए, और लास्ट वाले को हम यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, और हमारे पास आ रहा है पैराम इज नॉट डिफाइंड, कि आपने ये
पैरामीटर यूज़ किए ना, पैराम्स, ये डिफाइन नहीं है। अब ये जो पैराम्स होते हैं ना, पैरामीटर, ये होता है कि जब आप डाटा कोई भी एक यूआरएल के अंदर ले रहे हो ना, मिसाल के तौर पे आप यूआरएल के अंदर आपके पास कोई भी डाटा आ रहा है, जिस तरह ये आ रहा है, ये इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एज़ अ पैरामीटर। मतलब जो आप अ, म आपका जो एड्रेस आ रहा होता है यूआरएल ऊपर आ रहा होता है सर्च बॉक्स के अंदर। अब हमने भी इसको बोला कि भई तुम्हारे पास जब डिलीट वाला यूआरएल बने, उसमें एक आईडी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमने लगाना था डॉट, हमने लगा दिया कॉमा, ठीक है? रिक्वेस्ट और पैरामीटर के ऊपर जो यूआरएल आ रहा है, उसमें से आईडी बस पिक कर लो। अब वापस आएँगे यहाँ पे, अब इसको वापस हम यहाँ पे रीलोड करेंगे। अब डिलीट के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे, ये डाटा हमारा डिलीट भी कर देगा और नीचे हमारे पास हमारा फॉर्म भी शो हो गया। अब हमारे पास रह गया एडिट, ये अब एडिट के ऊपर क्लिक करें। अब देखो एडिट के ऊपर हमारी चलेंगी 2 फंक्शनैलिटी। जब एडिट के ऊपर क्लिक करें, सबसे पहले तो यही वाला डाटा हमारा आगे फॉर्म के अंदर ओपन हो जाए, सबसे पहले ये। सेकंड वहीं पे हम उसको अपडेट करेंगे। अब आ जाएँगे हम वापस अपने कोड के अंदर। अब डिलीट वाला हो गया। अब डिलीट के बाद हमने देना है कि एडिट वाला। सबसे पहले हम बोलेंगे ऐप डॉट गेट। अब पहले नंबर पे आपने इसके अंदर डाटा को गेट करना है, फिर डिलीट करना है। आप इसको बोलोगे एडिट, सेम उसी तरह से डॉट आईडी, ठीक है? आईडी करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है? फिर यहाँ पे कांस्टेंट लो और इसको दो नाम यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी और इसको बोलो आप रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी कि भाई एक पैरामीटर की रिक्वेस्ट दो आईडी के नाम से। फिर इसको बोलो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और इसके अंदर आप जो एडिट वाला पेज है उसको ओपन कर दो। अब एडिट वाला पेज अभी हम बना लेंगे। वो बना जब बन जाए तो तुमने उसके ऊपर जो ये यूज़र्स है ना, इसको आपने पास कर देना, जो भी मेरा डाटा आ रहा है यूज़र के अंदर। अब यहाँ पे आएँगे और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे व्यू एडिट डॉट ईजीएस। इसके अंदर हम एक लिखेंगे h1 का टैग और पहले हम देखेंगे कि हमारा ये डाटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ये यूज़र वाला आ गया, हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब ये हमारे पास डाटा आ जाए, तो तुमने यूज़र डॉट उसका जो नेम है, तुमने उसको शो करवा देना मेरे पास। सेव किया, अब आएँगे वापस। ना एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये बाबर आ गया और ये अली आ गया, ठीक है? तो हमने डाटा हमारे पास आ गया। अब सेम ये वाला डाटा हमने एक फॉर्म के अंदर लेके आना है। अब फॉर्म ऑलरेडी हमने ऊपर लगाया हुआ है, फॉर्म हमें अलग से बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद ये ऊपर बल्कि हम सारी इसकी सीएसएस भी कॉपी कर लेते हैं। हमें बाद में फॉर्म भी जो है ना वो स्टाइल ना करना पड़े। यहाँ पे हम इसको कर दिए सेव। अब इसके अंदर ये टेबल आ रहा है, टेबल हमारे काम का नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। हटा दिया, इसकी जगह मैं कर दूँगा अपडेट कि अब मेरा डाटा जो उसको अपडेट कर दो और इसके अंदर हम पास कर देंगे वैल्यू, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट। अब जो हम वहाँ पे वैल्यू पास कर रहे थे उसको हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे जिस तरह से मेरे पास है यूज़र, ये मेरे पास आ गया इंडेक्स, ये यूज़र एडिट आ गया। हम यहाँ पे बोलेंगे यूज़र डॉट नेम, सेव किया। अब इसको चेक करेंगे, हमारे पास ये अली आ गया, ठीक है। अब सेम इस तरह से मुझे ईमेल चाहिए, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं दे दूँगा यूज़र की ईमेल। या मेरे पास सेकंड में यूज़र की ईमेल जो है मेरे पास प्रिंट हो जाए। अब नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गई, जस्ट अपडेट रह गया। अब अपडेट के ऊपर जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम कर देंगे अपडेट वाला बटन कि जब इसके ऊपर क्लिक करें हमारा डाटा अपडेट हो। अब देखो डिलीट करना एक अलग से था, अब अपडेट करना अलग से है। अब जब डाटा को अपडेट करेंगे ना, तो हम किस डाटा को अपडेट करना है, फिर हम उसकी आईडी भी यहाँ पे पास करेंगे कि जब इसके ऊपर आओ तो ये जो यूज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसकी डॉट अंडरस्कोर एक आईडी है, उसको भी इसके साथ ले लो। ठीक हो गया? इसकी आईडी जो है वो भी यूआरएल के अंदर ले लो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। हाँ, रिलोड किया, अब इसके ऊपर क्लिक किया, ये ऊपर मेरे पास आईडी लेके आ रहा। ठीक है? अब हमें ये पता चल गया कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, हमारे ये ऊपर आईडी जो है उसको प्रिंट करवा रहा है। ठीक है?
और इसका हमने मेथड भी पोस्ट रखना है, क्योंकि हम अब डाटा को अपडेट करवा रहे हैं। अगर हम डाटा को अपडेट ना करवा रहे होते तो फिर हम रखते गेट। अब चूंकि हमने डाटा ये अपडेट होकर डाटाबेस के अंदर जाना है, इसको हम करेंगे पोस्ट। ठीक है, कि डाटा हमारा पोस्ट हो रहा है। अब ये अपडेट वाला यूआरएल बन रहा है। अब मैं जाऊंगा इंडेक्स के अंदर। अब मैं अगेन यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊंगा ऐप डॉट पोस्ट। अब इस पोस्ट के अंदर हम अपना देंगे ये वाला यूआरएल जो हम यहाँ पे पास कर रहे थे, अपडेट वाला। इसको कॉपी किया, अपडेट वाले को आ जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर के जब डाटा अपडेट हो, अपडेट होने के बाद इसकी यहाँ पे हमें लेनी है आईडी। ठीक है, आईडी लोगे, आईडी लेने के बाद जहाँ पे आप सिंक्रोनस फंक्शन पास करो, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट सबमिट करो और एक रिस्पॉन्स दो। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देने के बाद आप यहाँ पे ले लो कांस्टेंट। कांस्टेंट देने के बाद आप यहाँ पे पास कर दो एक नेम को, नेम के साथ पास कर दो एक ईमेल को। इसको पास करने के बाद आप यहाँ पे बोलो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, एक मेरे बॉडी को रिक्वेस्ट सबमिट करो और वेट दो। वेट करने के बाद ऊपर हम यूज़र को लेंगे, यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, और इसके अंदर कौन सी आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी के ऊपर पैरामीटर में जो आईडी आ रही है उसको पास करो। और फिर जो उसके अंदर नेम है और ईमेल, उन दोनों को आप क्या कर दो, अपडेट करो। दैट्स ऑल। आईडी फाइंड करो, उस आईडी के अकॉर्डिंग जो डाटा उसको अपडेट कर दो। जब वो डाटा अपडेट हो जाए तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट मेरे पास एक पेज है, उस पर मुझे ले जाओ जहाँ। ठीक है, अब सेव किया, सेव करने के बाद वापस आऊँगे अपने पेज के अंदर जो हम यूज़ कर रहे थे ये वाला। इसको रीलोड करेंगे और सिर्फ अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस पेज की बिल है, इसका मतलब डाटा वर्किंग कर रहा है। इसके ऊपर अली पे है, अब अली की जगह मैं कर देता हूँ अली 1 2 3 या 4। अपडेट किया और ये हमारे पास आ गया अली 1 2 3। अब सेम जो डाटा हम दे रहे हैं वो डाटा हमारे पास क्रिएट भी कर रहा है, उसको अपडेट भी करवा रहा है, उसको डिलीट भी करवा रहा है। अब अगेन नेम के अंदर आता हूँ, मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे अजय लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ajay@gmail.com। ठीक है, ये डाटा हमारे पास आ गया डाटाबेस के अंदर ये वाला। इसको एडिट करेंगे, अजय की बजाय मैं उसको अजय की बजाय मैं क्या करूँ उसको रहमान कर देते हैं, रहमान। ठीक है, और ईमेल भी कर देते हैं रहमान@gmail.com। अपडेट किया, ये हमारे पास रहमान आ गया। अब कोई भी डाटा डिलीट करना है, डिलीट करेंगे, ये वाला डाटा हमारे पास डाटाबेस से डिलीट भी हो जाएगा। तो इंतहाई सिंपलेस्ट वे है इसको बनाने के लिए। इसका सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अपने किसी भी पर्पज़ के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट CRUD ऑपरेशन को डिस्कस किया। ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि हमने कंप्लीट इसको सीखा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और अगर आपको इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ चाहिए उसके लिए भी आपने नीचे कमेंट्स करने हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट बनाऊँगा।